हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चल रहा था। इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसे कृपया करके जल्दी जाकर देख लीजिए। और ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर के केवल 2 ही पार्ट होंगे और इन दोनों पार्टों में हम पूरे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर को कवर कर देंगे। यह इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट जो फॉर्मूला था हमारा जो इलोंगेशन का जो फॉर्मूला था PL/AE, उस एक बात और मैं बता देता हूँ। ये जो सारे वीडियो लेक्चर जो मैं नोट बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेडी जी के ऑफिशियल हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अगर आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको गेट एग्ज़ाम के लिए किसी फर्दर गाइड की ज़रूरत होगी। तो कृपया करके इन नोट्स को, इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और आप अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं मेरी वीडियो को देख करके। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो फॉर्मूला था, इलोंगेशन का जो फॉर्मूला था PL/AE, ठीक है। उस PL/AE को हम डायरेक्ट यूज़ कर देते थे, PL/AE लगा देते थे। लेकिन अब क्या है, अगर PAE तीनों में कुछ भी वेरी करेगा तो हम एलिमेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। एलिमेंट फार्मूले का मतलब है कि हम इंटीग्रेशन के जरिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम एक एलिमेंट लेंगे, x डिस्टेंस पे जाकर dx लेंथ का एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के लिए PL/AE लगाएंगे। P इंटू dx/AE, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। नेट एलोंगेशन आ जाएगा। कितना एलोंगेशन होगा पी लोड लगाने पर। तो ठीक है, हम अब प्रॉब्लम्स देखते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कि किन किन में ये PAE तीनों में से कुछ ना कुछ वेरी करता है। तो देखिए, पहला जो है वो है टेपर्ड रोड। टेपर्ड रोड सभी को पता है कि D1 से D2 डायमीटर चेंज हो रहा है, तो हम PL/AE नहीं लगा सकते। हम एलिमेंट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्ट एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एलिमेंट पर अप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरी रोड का एलोंगेशन आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, क्योंकि गेट एग्जाम की दृष्टि से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसका डायरेक्ट होता है PL/A, यहाँ पे π/4 D1 D2 इंटू E हो जाता है। आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमारी जब सिलेंड्रिकल रोड होती थी तो PL/एरिया में π/4 D² आता था, यहाँ पे π/4 D1 इंटू D2 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपको D1 दिया होता है, D2 दिया होता है और आपका लोड लगा होता है, इधर लोड लगा होता है, तो वहाँ से आपको एलोंगेशन पूछता है। तो एलोंगेशन आप फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो टेपर रोड का हो गया। टेपर रोड के बाद हम चलते हैं सेल्फ वेट पर। तो सेल्फ वेट जो होता है वो भी, इसमें भी हमारा लोड वेरी करता है। लोड कैसे वेरी करता है, देखिए, जैसे कि ये रॉड है, ये हमारी सेल्फ वेट के कारण ऐसे हमने लटका दी, ठीक है, ऐसे हमने इसको लटका दिया। तो उसके बाद ये वाला जो इसकी जो नीचे जो बॉटम जो सरफेस होगी उस पर लोड जीरो होगा, P=0। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे कोई भी इसको खींचने वाला नहीं है, नीचे वाले सेक्शन को। लेकिन अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ DC, तो यहाँ पर जो लोड होगा वो इसके कारण, जो नीचे जो भाग लटक रहा है, नीचे जो हिस्सा जो रह गया है, उसके कारण जो इस पर लोड है वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, वो इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लोड और ज़्यादा है, इससे ज़्यादा AB से ज़्यादा है DC पर है। अगर ये वाला सेक्शन लूँ तो इस वाले सेक्शन पे लोड जो होगा वो और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा उसको खींचने की कोशिश करेगा। और जो सबसे जो ऊपर जो है उस पर लोड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड का जो वेट होगा वो इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लोड वेरी हो रहा है। लोड वेरी होने के कारण हम इसमें एलिमेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है वो होता है WL/2 इंटू AE। इलोंगेशन का जो होता है डायरेक्ट ये होता है WL/2 इंटू AE, मतलब कि इसमें P की जगह W/2 आ जाता है। आपको इसमें ये याद रखना है। और जो एरिया है यहाँ पे π/4 D² के इक्वल है। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कंबाइंड लोड, तो जैसे ये आपकी रॉड है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे रोड है। इसको अब अगर आप P लोड से और इसको एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो P जो लोड है उसके कारण एलोंगेशन तो आपको डायरेक्ट पता है कि जैसे कि PL/AE हो जाएगा। PL/AE अगर किसी भी बॉडी को हम P लोड से एलोंगेट करते हैं तो क्या होता है, PL/AE एलोंगेशन होता है। उसके बाद इस बॉडी का जो सेल्फ वेट है W जो उसके कारण एलोंगेशन WL/2AE। तो कंबाइंड एलोंगेशन ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कॉनिकल बार, जैसे कि वो तो आपकी टेपर रॉड थी, लेकिन अगर कॉनिकल हो,
कॉनिकल हो तो उसमें क्या है, आपका एरिया चेंज हो रहा है, तो इलोंगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एलिमेंट वाला। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, सेम होता है जैसे कि सेल्फ वेट में, जो कि आपका सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होता है WL/2AE, वही आपका टेपर रॉड के कारण होता है WL/2AE। अब वहाँ पे एरिया कौन सा लेते थे, πv/d², यहाँ पे भी πv/d² लेंगे, लेकिन d² ये ऊपर वाला होगा, a max जो होगा वही लेंगे ऑब्वियसली। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा पी वेरी हमने देख लिया, पी वेरी किस में होता है, सेल्फ वेट में होता है। एरिया वेरी देख लिया, टेपर रॉड में देख लिया, कॉनिकल रॉड में देख लिया। अब ई और वेरी हो तो भी हम एलिमेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में गेट 20 में प्रॉब्लम आया है, इसमें ई वेरी है आपका, ई है, ई की वैल्यू ये, तो एलिमेंट फॉर्मूला लगा के P/dx/A एलिमेंट फॉर्मूला लगा के ई का वैल्यू रख देंगे और उसमें एल का लिमिट लगा देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें रोटेशन के कारण, देखिए जब भी कोई बॉडी, जैसे कि ये रॉड एल लेंथ की, जैसे कि ये एल लेंथ की आपकी रॉड है, एल लेंथ की ये आपकी रॉड है, अगर ये रॉड एल लेंथ की रॉड अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के बाद ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो उसमें अगर आपको इलोंगेशन देखना है तो यहाँ पे लोड चेंज हो रहा है। कैसे लोड चेंज हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr/ω², जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं x डिस्टेंस लूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लूँ dx लेंथ का, तो उस पर मेरा फोर्स क्या होगा, उस पर फोर्स निकालने के लिए कैसा, उस पर जो फोर्स होगा वो होगा m/ω² × r। मास इसका कैसे लिखेंगे, मास = वॉल्यूम × डेंसिटी। तो मास को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम × डेंसिटी, ठीक है। ये देखिए, और जो वॉल्यूम है उसको कैसे लिख देंगे, एरिया इंटू इसकी जो लेंथ है। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ L/2 - x है, L/2 - x कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L/2 है और यहाँ से यहाँ तक आपकी L है, यहाँ से यहाँ तक सॉरी आपकी x है, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 - x, तो ये आपका मास हो जाएगा। तो m/ω² r में हमने m की वैल्यू रख दी, ω² रख दिया, और x जो है, x होता है आपका, x जो होता है वो होता है इसके सेंटर से और रोटेटिंग एक्सिस के बीच की दूरी, इसके सेंटर से रोटेटिंग एक्सिस के बीच की दूरी। तो ये इसका सेंटर हो गया CG, और ये रोटेटिंग एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई L/2 + x/2। तो ये इसका इस पर लोड हो गया। अब हमको पता है लोड हो गया, तो हम एलिमेंट फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, एलिमेंट फार्मूला ये होता है P/dx/A, P/dx/A ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया क्योंकि 0 से L/2 कर दिया। आपका जो L की जो लिमिट है, जैसे ये L है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने 0 मान लिया, इसको मैंने 0 मान लिया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, तो ये L/2 हो गया, ये -L/2 हो गया। तो अब 0 से L/2 में 2 बार चले जाओ तो नेट इलोंगेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। या आप पूरा लिमिट -L/2 से L/2 रख दो, -L/2 से L/2 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने -L/2 से L/2 को 2 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ से इसका सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन आपको याद नहीं रखना, आपको ऐसे ही जो मैंने बताया है, जो मैंने फॉर्मूला रख के बताया, ऐसे ही आपको इलोंगेशन निकालना है। आप इसको याद भी रख सकते हो, रखना चाहो तो वो होता है ρω² L3/12 × E। केस 2 में क्या है, अगर ओमेगा जो रोटेटिंग एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस है, तो सेम आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपकी ये रोटेटिंग एक्सिस है तो आप मास की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मास की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। मास की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी, इंटीग्रेशन में जो इसकी लिमिट होगी दोस्तों, वो होगी 0 से L, ओके। ये होगी इसमें इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी वो 1 मिनट 0 से L होगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कंपोजिट बार, इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिट बार एंड कंपोजिट सिस्टम, तो देखिए इसमें इस टाइप, ये मतलब एक क्वेश्चन टाइप से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इलोंगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इलोंगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जैसे कि ये आपकी रॉड है, ठीक है, ये आपकी रॉड है, और ये इसमें ये आपकी पहली रॉड है L2 है, जिसका 2L है, दूसरी का L × 3 है, और तीसरी रॉड का P1, और इन तीनों रॉड की सहायता से यहाँ पे एक आपकी बॉडी लटकी हुई है। तो इसके बाद क्या है, अब हमसे पूछा है और उस पर हमने लोड लगाया हुआ है, P50 किलोन्यूटन का लोड लगाया हुआ है। आप कितना ही लोड लगाओ वो आएगी ना, तो वो ये आएगी, यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि तीनों रोड में डिफ्लेक्शन सेम होगा, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल है। ये आपकी रॉड है, ये दूसरी रॉड है, तीसरी रॉड है। जब आप इसको P लोड से खींचोगे तो तीनों रोड में डिफ्लेक्शन सेम होगा, और इसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। इसमें डिफ्लेक्शन, तीनों में डिफ्लेक्शन हम सेम कर देंगे।
सपोज करो यहाँ पे आपका P1 है, यहाँ पे आपका P2 मतलब कि लोड लगा हो, जब आपने इसमें 50 किलो न्यूटन लगाया तो ऊपर P1 लगा, इस इधर P2 इधर P1। तो हम एक तो फॉर्मूला ये लगा सकते हैं कि 2P1 प्लस P2 इजकल टू 50, ऊपर वाला 2P1 प्लस P2 इजकल टू नीचे वाला 50। और दूसरा जो हमारी पहली इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन चाहिए, P1 P2 दो अननोन है। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी, इसका एलोंगेशन और इसका एलोंगेशन आप सेम कर दो। इसका एलोंगेशन कैसे लगाएंगे, P1 इंटू इसकी लेंथ 12/A 2A इंटू ई, और इसका कैसे लगाएंगे P2 इंटू L अपॉन 3A इंटू ई। आप इन तीनों का डिफ्लेक्शन में से किन्हीं दो का डिफ्लेक्शन आप सेम कर दो, वहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन 3P1 इजकल टू P2, और पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिफ्लेक्शन सेम होता है, और एक आपकी इक्वेशन डिफ्लेक्शन सेम करने से बनेगी, दूसरी इक्वेशन आपकी ऊपर और नीचे के फोर्स को स्टैटिक कंडीशन में बैलेंस करने पर लगेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है आपका हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो की, पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट देख लीजिए। जब भी किसी बॉडी पर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो उस डायरेक्शन में तो स्ट्रेन आती है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आती है, क्योंकि एरिया की वैल्यू कम होती है, अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया आपका कम होगा। तो इन दोनों जो स्ट्रेन है, इस डायरेक्शन की स्ट्रेन, ट्रांसफर डायरेक्शन की स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो माइनस म्यू से इसको डिनोट करते हैं, होता है माइनस EY अपॉन EX। माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर लेंथ में इंक्रीज होगा तो आपका एरिया कम होगा। तो ये दोनों डायरेक्शन की जो स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। इसके बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी जो यूनिवर्सल जो रेंज होती है वो होती है -1 से 0.5, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव पॉइजन रेशियो का मतलब होता है कि आप लेंथ में इंक्रीज करो और आपकी एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, तभी जाके पॉइजन रेशियो नेगेटिव आएगा। क्योंकि पॉइजन रेशियो के फॉर्मूलों में आगे आपका माइनस आ रहा है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तभी जाके पॉइजन रेशियो पॉजिटिव आएगा। और प्रैक्टिकल रूप से भी पॉइजन रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो इसकी 0 से 0.5 होती है इसकी रेंज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो 0 है, उनका मतलब ये है कि लेंथ में आप चेंज करो लेकिन बॉडी के एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि कॉर्क जो कि बॉडी पे चकती नहीं है, जैसे कि कॉर्क हो गया, इसका 0 होता है आपका पॉइजन रेशियो। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में। ये तीनों के तीनों बराबर हो, तीन ई के जो होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, 2g इंटू 1 प्लस म्यू, 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस हमेशा एक नया क्वेश्चन आता रहता है। तीनों के ये फॉर्मूला आपको बहुत दिमाग में रखना है। इसके बाद आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें ई की वैल्यू विभिन्न डायरेक्शन में सेम होती है एक ही पॉइंट पर। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ई की कांस्टेंट, ई जो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। होमोजीनियस वो होते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन सेम होती है लेकिन पॉइंट डिफरेंट होते हैं और इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि ई के जो फार्मूला होते हैं, तीन फार्मूला होते हैं, 2g इंटू 1 प्लस म्यू, 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इन पर बेस क्वेश्चन आते हैं, सारी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है, म्यू दे रखा होता है और किसी अननोन को निकलवाता है। तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। अगर आप फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सिंपल कर लोगे। इसके बाद हम थर्मल इफेक्ट की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है थर्मल इफेक्ट में। जब भी कोई बॉडी है फ्री एक्सपेंशन, जब भी कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर मैं डेल्टा टी इंक्रीज करूँ तो उसका जो एक्सपेंशन होगा, मतलब उसकी जो लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो इतना उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एल अल्फा डेल्टा टी। उसका याद रखो, फ्री एक्सपेंशन होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ये होता है एक्सपेंशन, जो उसकी लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज हुआ वो इंक्रीमेंट होता है एल अल्फा डेल्टा टी। अगर हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की तो उसमें आपका स्ट्रेस जीरो होता है। क्योंकि स्ट्रेस इसलिए जीरो होता है क्योंकि स्ट्रेस बॉडी के अंदर जब ही आएगा जब बॉडी रजिस्ट होगी। या तो ये जो फ्री एक्सपेंशन है इसमें कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब रेजिस्टेंस तो कोई इसको मिल नहीं रहा, फ्री एक्सपेंशन आसानी से हो रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी सपोर्ट बॉल लगा दूं तब इसमें रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन इस फ्री एक्सपेंशन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसमें सिग्मा टी जीरो है। और स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल इतना है और इनिशियल लेंथ इतनी है, तो अल्फा डेल्टा टी होता है स्ट्रेन। ठीक है, अगर अब हम बात करें रेस्ट्रिक्टेड हीटिंग, जब हम बॉडी को रेस्ट्रिक्टेड हीटिंग करेंगे
जैसे कि इसमें फ्री एक्सपेंशन था, लेकिन अगर दो वाल के बीच में हमने बॉडी को फंसा दिया और उसकी लेंथ एल है, उस पर अब अभी लोड पी जब आएगा जब ये बॉल को आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करोगे। डेल्टा टी इंक्रीज करने का मतलब है ये जो बॉडी है, इस बॉडी की लेंथ में एल अल्फा डेल्टा टी इंक्रीमेंट होना चाहिए था, एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए था अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो। लेकिन क्या है, बॉडी के बीच में आपकी दो वॉल आ गई, दो वॉल क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाएंगी पी, जिससे कि इसमें क्या है, जो एल अल्फा जो डेल्टा टी एक्सपेंशन है वो वापस कम हो जाए। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए एल अल्फा डेल्टा टी तो फ्री एक्सपेंशन होना चाहिए था, लेकिन बाल होने के कारण वॉल ने क्या है, इतना रोक दिया, एल अल्फा डेल्टा टी रोकेगा। और वो जो है पी लोड, हमको पता है कि अगर किसी बॉडी पर पी लोड लग रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, पी एल अपॉन ए ई। तो ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हमारा नेट इलोंगेशन जीरो होगा। एक तो हमने इलोंगेशन यहाँ से निकाल लिया पी एल अपॉन ए ई, इस बॉडी पर जब भी इसका फ्री एक्सपेंशन हुआ तो सपोर्ट ने लोड लगाया पी, और सपोर्ट ने जो लोड लगाया उसके कारण जो इलोंगेशन होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए जितना फ्री एक्सपेंशन है, तभी तो इसमें नेट इलोंगेशन जीरो होगा, तभी तो बॉडी दोनों वॉलों के बीच में बनी रहेगी। बॉल आपकी फिक्स है, याद रखना है, बॉल हिलेंगी नहीं बिल्कुल भी, उतना ही लेंथ रहेगी इनिशियल में और फाइनल में। तब हम ये जब इक्वेशन लगाते हैं हमको यहाँ से क्या आता है, हमको यहाँ से आता है पी अपॉन ए सिग्मा टी है, जो कि स्ट्रेस उसमें डेवलप हुआ है, और उस स्ट्रेस की वैल्यू है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। और यहाँ पे बॉडी में स्ट्रेन आपकी जीरो आएगी, क्योंकि इनिशियल लेंथ भी सेम है, फाइनल लेंथ भी सेम है, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जितना टेम्परेचर लेंथ को इंक्रीज कर रहा है उतना ही रेजिस्टेंस फोर्स उसकी लेंथ को कम कर देता है, इसलिए इसमें स्ट्रेन जीरो होती है। इसके बाद अगर जैसे रेस्ट्रिक्टेड हमने हीटिंग करी थी, रेस्ट्रिक्टेड कूलिंग करेंगे सेम। जैसे कि ये आपकी बॉडी है, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन आपकी ये है, ये आपकी बॉडी है, और इसमें आप कूलिंग कर रहे हो, तो कूलिंग करने के कारण एल अल्फा डेल्टा टी इसकी लेंथ कम होगी, एल अल्फा डेल्टा टी इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे आ जाएगी एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन हमको पता है कि ये ना तो इसकी लेंथ में कम होगी ना वृद्धि होगी, तो बढ़ाने वाला कौन है, बढ़ाने वाला ये रेजिस्टेंस फोर्स है। जो पी जो लग रहा है वो जो आपका पी लगेगा वो रेजिस्टेंस, जो ये बॉल है वो रेजिस्टेंस फोर्स लगाएंगी पी, और उतनी इसकी लेंथ में वृद्धि कर देंगी, उतनी इसकी लेंथ में इंक्रीज कर देंगी, तो एल अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू पी एल अपॉन ए के बराबर यहाँ पे हो जाएगी सेम। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा टी है उसकी जो नेचर होगी वो टेंसाइल आएगी, क्योंकि टेम्परेचर कूलिंग करने इसलिए इतनी कम हुई है, इतनी उसकी लेंथ में डिक्रीज हुआ है, तो जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल नेचर का आएगा, जिससे कि लेंथ वापस उतनी की उतनी हो जाए। यहाँ पे भी स्ट्रेन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम पढ़ चुके हैं, ओके। थर्मल इफेक्ट विद परमिटेड एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है, जो आपकी रॉड होगी वो एक्सपेंड हो सकती है। पिछले जो प्रॉब्लम्स थी, जो कॉन्सेप्ट थे, उसमें तो क्या थी, ये जो बॉडी थी आपकी, दोनों वॉल के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था। जैसे कि ये आपकी वॉल थी और बॉडी पूरी एकदम ऐसे रखी हुई थी। लेकिन अब क्या है, बॉडी ये डेल्टा हमने गैप दिया हुआ है, मतलब कि इतना ये बॉडी एक्सपेंड हो सकती है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इस बॉडी का फ्री एक्सपेंशन, तो देखिए सपोज करो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये बॉडी यहाँ से इतना एलोंगेशन हो गया, फ्री एक्सपेंशन ये हो गया एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन जो आपका जो रजिस्टेंस था, ये जो बॉल जो है जो रजिस्टेंस फोर्स लगाएगी, उसने क्या है, इतना इसको कंप्रेस कर दिया, तभी तो फाइनल जो पोजीशन होगी बॉडी की वो ऐसे रहेगी, दोनों दीवार के बीच में आ जाएगी, उसके बाद इसकी लेंथ में इंक्रीज नहीं हो सकता। तो लोड पी ने कितना रोका, उतना ही हम पी एल अपॉन ए जो होता है इसको किसके बराबर करते हैं, जितना लोड पी जो है उसने कितना एलोंगेशन रोका। तो लोड पी ने कितना एलोंगेशन रोका, एल अल्फा डेल्टा टी फ्री एक्सपेंशन था इतना, इस केवल लोड पी ने इतना रोका है, इतना मतलब एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, इतना एलोंगेशन लोड पी ने रोका है। तो इसी को हम पी एल अपॉन ए के बराबर कर देते हैं, यहाँ से हमको थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। और देखिए इस क्वेश्चन में स्ट्रेन जीरो नहीं होगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में स्ट्रेन इसलिए जीरो होती क्योंकि दोनों वॉल के बीच में बॉडी की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या, बॉडी की जो हमारी रिजिड बॉडी है उसकी जो लेंथ है, जो इलोंगेशन हो रहा है, उसमें डेल्टा चेंज हो रहा है, और इनिशियल लेंथ तो आपकी एल है ही है, तो ये इसमें थर्मल स्ट्रेन आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्मल कंसीडरेशन इन कंपोजिट बॉडी, जैसे कि ये कंपोजिट बॉडी है, एक L1 है एक L2 है, ये उसका एरिया है A1 अल्फा 1 E1 A2 अल्फा 2 E2। तो अगर मैं इसका कंपोजिट बॉडी के लिए अगर हम देखें, कंपोजिट बॉडी के लिए तो फ्री एक्सपेंशन इतना होगा L1 अल्फा 1
डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी। और क्योंकि हमको पता है कि नेट जो इलोंगेशन है वो तो जीरो है, तो जो नेट इलोंगेशन इसमें इस बॉडी में अगर मैं नेट इलोंगेशन निकालूँ तो मैंने पहले बताया कि हमने सेक्शन लेंगे, सेक्शन के लिए अपने पी, तो पी L1 अपॉन ए इंटू A1 E1 इतना इस लोड ने कंप्रेस कर दिया, प्लस पी जो लोड होगा वो इस बॉडी को कितना कंप्रेस करेगा, इतना कंप्रेस करेगा, और ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हमारा नेट इलोंगेशन जीरो होगा। जितना जितना इलोंगेशन आपका टेम्परेचर कर रहा है, जितना फ्री एक्सपेंशन से इस बॉडी की लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, उतना ही कंप्रेशन इस सपोर्ट के द्वारा करना पड़ेगा, तभी हमारा नेट डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें आपको मतलब कि इक्वेशन ऐसे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अब हम परमिटेड वाला देखेंगे। कंपोजिट बॉडी होगी हमारी और उसमें परमिटेड एक्सपेंशन होगा। परमिटेड एक्सपेंशन में कितना एक्सपेंशन परमिटेड है, डेल्टा। डेल्टा जब इस बॉडी की हम फाइनल जो पोजीशन देखेंगे तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन इस बॉडी की ये होगी आपकी, ठीक है, ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन, दोनों दीवारों के बीच में एकदम फिक्स हो जाएगी। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, इतना एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन किया, माइनस डेल्टा क्योंकि ये आपका डेल्टा इसमें एक्सपेंशन परमिटेड है, इतना एक्सपेंशन तो परमिटेड है, तो लोड ने कितना एक्सपेंशन रोका होगा, कितना उसने कंप्रेस किया होगा, इतना ही कंप्रेस किया होगा ना, क्योंकि इतना तो उसमें पहले से ही परमिटेड है, तो इसके बाहर जो जाएगा, इसके बाहर जो जाएगा उतना ही उसको रोकेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक L अल्फा डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी है, तो माइनस डेल्टा आपको पता है कब करेंगे, जब एक्सपेंशन परमिटेड होता है, कंपोजिट बॉडी होती है तो दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, L1 की भी L2 की भी, L1 L2 की इक्वेशन आ जाएंगी। आप समझ गए। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन थर्मल। वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होगा, जैसे कि ये आपका क्यूबिक है, इसकी लेंथ A है, विड्थ V है, हाइट इसकी C है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेल्टा टी यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसकी लेंथ ये हो जाएगी, ठीक है, विड्थ ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो फाइनल वॉल्यूम आपका ये आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है ABC है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से वॉल्यूम में आपका चेंज आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकता हूँ डेल्टा V अपॉन V करने से। तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो आ जाती है 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम थर्मल उसका इफेक्ट कैसे देखेंगे, जैसे कि ये जो हमारी है, ये हमारी बॉडी इनिशियल है, इनिशियल हमारी कंडीशन बॉडी की क्या है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है, मैं डेल्टा टी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, डेल्टा टी में इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमने तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन कंसीडर किया, लेकिन जब इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसके जो डायमीटर में भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है वो दोनों दीवारों के बीच में फिक्स है, लेकिन इसकी लेंथ में तो इंक्रीज नहीं हो सकता, हमको 100% पता है, क्योंकि दोनों रिजिड इसकी वॉल है, तो लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा, तो एरिया में इंक्रीज होगा। तो एरिया जो है वो अगर सपोज इनिशियल एरिया D है और एरिया में इंक्रीज हो गया डेल्टा D, एरिया आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो हमको फाइनल अगर एरिया निकालना है, ट्रांसफर डायरेक्शन में स्ट्रेन अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे फाइनल एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए समझते इस इक्वेशन को। इनिशियल एरिया आपका D है, ओके। इसके बाद ट्रांसवर्स जो फ्री एक्सपेंशन हुआ है, फ्री एक्सपेंशन हमको पता है, फ्री एक्सपेंशन के कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आती है अल्फा इंटू डेल्टा टी, एक्स डायरेक्शन में इतनी स्ट्रेन आती है, ठीक है। तो उस एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई है उसके कारण D अल्फा डेल्टा टी इतना उसका एक्सपेंशन डायमीटर में होगा, क्योंकि जब ये बॉडी आपकी इलोंगेट होने की कोशिश करेगी लेकिन इलोंगेट नहीं हो पा रही है, तो डायमीटर में इंक्रीज होगा ना, यहाँ से आपका डायमीटर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो इलोंगेशन नहीं है लेकिन वाई डायरेक्शन में तो इलोंगेट हो सकती है, तो बाई डायरेक्शन में इसका डायमीटर इंक्रीज होगा। उसके बाद अल्फा डेल्टा टी जो है आपका अल्फा डेल्टा टी इंटू डी, अल्फा डेल्टा टी एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन है, लेकिन हमको पता है पॉइजन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन आ जाएगी, तो वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन आपकी ये आ जाती है, तो वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन और इसका ओरिजिनल डायमीटर, तो फाइनल डायमीटर ये हो जाएगा। ये तो फ्री एक्सपेंशन के कारण है, और ये है ड्यू टू ट्रांसवर्स इफेक्ट ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन का ट्रांसवर्स इफेक्ट के कारण भी आपकी ये आएगी, ओके। अगर मैं ट्रांसवर्स इफेक्ट कंसीडर नहीं करता तो केवल फाइनल डायमीटर यहाँ तक होता, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे कि ट्रांसवर्स इफेक्ट भी आपको कंसीडर करना है, तो आपका ये चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे होता है समाप्त।
इसकी केवल 2 ही वीडियो, एक पार्ट 1 मैंने अपलोड की है, एक पार्ट 2 मैंने इसकी अपलोड किया। 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। 30-30 मिनट की वीडियो हैं, आप उनको अच्छे से देखिए, समझिए और गेट के क्वेश्चन इस चैप्टर पर जितने भी बेस क्वेश्चन है आप उनको लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अब हम अगली वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसी तरह से जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ इसी तरह से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके इस वीडियो के ज़रिए कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कृपया करके बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में डाल दीजिए कि आपका कौन सा डाउट है, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।